नमस्कार, मैं हूं रमेश भट्ट। 15 मार्च को सरकार उत्तराखंड का बजट पेश करने जा रही है और उससे पहले मेरे साथ वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और सब लोग इंटरेस्ट के साथ देख रहे हैं कि क्या एक एनुअल बैलेंस शीट आप पेश करेंगे या कुछ उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ फ्रूटफुल इस बार आप लाने जा रहे हैं। तो कुछ संकेत हैं कि इस बार का बजट बाकी बजट से अलग होगा। लेकिन निश्चित रूप से एक वार्षिक बजट जिसे हम बोलते हैं और हमारा भराड़ी सैन उत्तराखंड का जिसको हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था उसमें बजट सत्र हो रहा है और कल 13 मार्च से उससे प्रारंभ होगा। माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बाद 15 तारीख को सरकार बजट पेश करेगी। स्वाभाविक रूप से एक अपेक्षाएं रहती हैं जनता की और मुझे भी ऐसा लगता है कि जो माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने एक रोड मैप दिया कि हम जब हमारा 25 वर्ष का उत्तराखंड हुआ तो अन्य राज्यों से हम लोग शिखरता की तरफ बढ़े। तो उस सब चीज़ों को समावित करते हुए हम इस बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं और इसमें जैसे आपने कहा कुछ अलग होगा तो हर बार हम कुछ अलग करते हैं। लास्ट टाइम भी आपने देखा कि हमने पहले से कुछ अलग किया, इस बार भी हम अलग करने की कोशिश करेंगे। जनता का बजट होगा, जनता की सरकार है और जनता के लिए बजट होगा। तो आप कह रहे हैं आप शिखर में बढ़ने की ओर आगे चल रहे हैं। मैं कुछ फिगर्स आपको देता हूं। 2022-23 दिसंबर तक आपने 71,011 करोड़ का बजट दिया। स्वीकृति आपने 41,790 करोड़ की दी। खर्च आपका अभी तक 29,412 करोड़ हुआ है, यानी कुल बजट का 41.41%। अगर मैं 2021-22, 2020-21, 2019-20, 2018-19 एक एवरेज बजट खर्च का देख लूं, वो 68% से ऊपर नहीं जा रहा है। अगर हम वाकई शिखर की ओर बढ़ना चाहते हैं, अगर हम 30%, 35% अगर बजट खर्च नहीं कर पा रहे हैं, आपको नहीं लगता ये बहुत बड़ा चैलेंज है? नहीं, आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमने विभागवार चर्चा की है। जिन विभागों का बजट समय से या तो खर्च नहीं हुआ या उन्होंने कम खर्च किया, उनसे लगातार हमारे द्वारा और हमारे अधिकारियों के द्वारा, यानी जो हमारे प्रमुख से हमारे जो अधिकारीगण हैं उन्होंने बैठक की है, मॉनिटरिंग की है और मैंने तो कहा है कि यदि इस प्रकार का रवैया इनका रहा तो आने वाली बजट में जिस प्रकार से उनकी मांग रहती थी, हमने इस बार ये भी तय किया है कि जिन विभागों का ये ट्रेंड है तो निश्चित रूप से इस बार उनको बजट में उस तरह से बजट हम नहीं देंगे कि वो बजट भी खर्च ना करें और उनकी मांग ज़्यादा होती है। तो सरकार इस बारे में भी विचार कर रही है कि ऐसे विभागों को हम बजट में उतना प्रावधान ना करें जैसा वो अपेक्षा करते हैं। एक और चैलेंज जो मैं देख रहा था, मैं आपका बजट रेगुलर स्टडी करता हूं। मान लीजिए उत्तराखंड 100 रुपये कमाता है, एक उदाहरण के तौर पर, उसमें से औसतन 60 से 65% केवल आपका 4 मदों पे जा रहा है। वो है तनख्वाह, वो है ब्याज, वो है पेंशन, वो है सब्सिडी। सर, ये तो बहुत बड़ा भार है और ये मैं देख रहा हूँ बढ़ते जा रहा है, इसका ट्रेंड बढ़ते ही जा रहा है। तो इतना भारी भरकम पैसा जब केवल 4 मदों में जा रहा है तो आपके लिए तो बाकी कामों के लिए पैसा है ही नहीं। ये बात बिल्कुल ठीक है। नॉन प्लान का पैसा हमारा ज़्यादा खर्च हो रहा है, पेंशन पे है, वेतन पे है, अन्य चीज़ों, जैसे आपने खुद ने भी कहा, मैं भी स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन हम इस प्रकार से बजट लाते हैं कि जहाँ हमारा राजस्व का बजट है तो वहीं हमारा पूंजीगत जो बजट है उसको इसी प्रकार से हम बैलेंस करते हैं ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मूलभूत जो हमारा अवस्थापना का है, उस पर भी हम लोग फोकस करें। और हम हर बार तो कोशिश करते ही हैं, लेकिन चूंकि ये इस प्रकार के हमारे मद हैं जिसे हम आज की तारीख में कटौती के रूप में नहीं देखते हैं, तो हम उसी तरह से पूंजीगत व्यय भी बढ़ाते हैं ताकि हमारा जो बजट है वो बैलेंस बन सके। अब पूंजीगत व्यय को और सरल भाषा में, जैसे आप रोड बनाते हैं, स्कूल बिल्डिंग बनाते हैं, ब्रिजेस बनाते हैं या ऐसे एसेट्स क्रिएट करते हैं कल के दिन ताकि तुमको उससे कुछ पैसा मिले। अब मैं आपको कैपिटल आउटले की बात करता हूं, जिसको आपने कहा पूंजीगत बजट, वो तकरीबन 12 से 15 रुपए है। 100 रुपये में से 12 से 15 रुपये आपका पूंजीगत बजट है। और सर, मैं देख रहा था एवरेज जो खर्च हो रहा है वो 8 से 10 रुपये ही खर्च हो पाता है, पूंजीगत बजट भी। आपको नहीं लगता कि यहाँ तो साहब अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए? एक ऊँट के मुंह में जी रहा है हमारा कैपिटल आउटले और वो भी अगर खर्च नहीं हो पा रहा है तो ये तो फिर आपने जो कहा कि हम शिखर की ओर बढ़ना चाहते, कैसे बढ़ेंगे? देखिए, आप ये भी समझिए कि जो हमारा पूंजीगत व्यय है वो हमारा अपनी सरकार का तो है ही है, लेकिन हमें जो मोदी जी की, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं माननीय मोदी साहब, उनकी सरकार से जो हमें पूंजीगत व्यय के रूप में या अवस्थापना के लिए या
निर्माण के लिए जो मिलता है उसका कहीं ना कहीं हम हमेशा जो है धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का, केंद्र सरकार का। और शायद आपको पता होगा, हम एक बात हमेशा कहते थे कि डबल इंजन की सरकार है, इसीलिए उसको हम डबल इंजन की सरकार का लाभ अपने राज्य के लिए बोलते हैं कि ऐसी स्थिति में जब हमारा सोर्स ऑफ इनकम कम है, हमारे यहाँ नॉन प्लान का खर्चा ज़्यादा है, हमारे यहाँ पूंजीगत व्यय जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं उसमें हमारे पास खर्चा करने के लिए बहुत ज़्यादा उस स्थिति में नहीं है, तो हमें वहाँ से चाहे हमारे को किसी भी रूप में पैसा मिलता हो, चाहे हमारे यहाँ सड़कों के लिए मिलता हो, ब्रिजेस के लिए मिलता हो, चाहे हमारे यहाँ रेलवे के लिए मिलता हो या अन्य मदों में मिलता हो, तो उसका भी लाभ हम कहीं ना कहीं उठाते हैं। बट सर ये एक और चिंता है कि अगर हम केंद्र पे ही निर्भर रहेंगे और हम आत्मनिर्भर करने की कोशिश नहीं करेंगे और हम अपने रेवेन्यू रिसोर्सेज को नहीं बढ़ाएंगे, तो एक टाइम में सेंट्रल आके भी कहेगा कि साहब हमारे पास इतना पैसा नहीं है, आप अपने रेवेन्यू सोर्सेज भी जनरेट करिए, कब तक हम आपको देते रहेंगे। नहीं, आप ये भी जानते हैं कि जो हमारे यहाँ से SGST के पैसे जाता है उसकी अपेक्षा में हमें वो पैसा मिलता है। और सामान्यतया जो हमारे यहाँ के जो NHI है, NH है, हमारे यहाँ ब्रिजेज़ हैं, हमारे यहाँ बॉर्डर रोड्स हैं, जैसा इस बार बजट में केंद्रीय मंत्री जी ने रखा है, वो सारा लाभ तो आखिर हमारे इस राज्य को मिलना ही है ना। तो उस नाते भी हम उसको भी कहीं ना कहीं, आप ये भी देखिए कि जो पैसा केंद्र सहायतित है, वो जो पैसा मिलता है वो पैसा फिर हमारे यहाँ भी उतना पैसा हम लोग खर्च करते हैं। यानी कि यदि मान लिया हमें 1000 करोड़ वहाँ मिला तो 1000 करोड़ हम भी खर्च कर रहे हैं, तो यानी कि अवस्थापना का पैसा हम इस प्रकार से हमें उसकी प्रतिपूर्ति हो जाती है। अब मैं और आपसे मैं देख रहा था, मान लीजिए सर कि आप कर्ज ले रहे हैं बाजार से, कर्ज लेना कोई बुरा नहीं है अगर उस कर्ज को आप फ्रूटफुल जगह पे लगा रहे हैं, यानी एसेट क्रिएशन जिसका कि हमने जिक्र किया। बट मैं देख रहा हूँ कि 40 से 45% एसेट्स क्रिएशन पे लग रहा है और 55-50% जो है वो वापस कर चुकाने में चला जा रहा है। तो ये एक और बड़ा चैलेंज है आपके सामने, यानी ऐसे फिनेंस मिनिस्टर आप कैसे बैलेंस करेंगे कि आने वाले समय में हम इन चीज़ों को दुरुस्त करें। आप पिछला जो ट्रेंड है वो देखिए, और मुझे कहने में अच्छा लगता है कि इस बार का जो मेरा ये फाइनेंशियल ईयर गया, और ऐसी स्थिति में कि जब हमारे को GST की प्रतिपूर्ति जो 5000 करोड़ की है वो समाप्त हुई है, नहीं मिल रही है जून 22 से, और उसके बाद हमने जो अपने राजस्व जो बढ़ाए हैं विभिन्न सोर्सेज से, और आप आंकड़ा उठाइए, पिछली बार की अपेक्षा हमने लोन कम लिया है। तो ये वित्तीय अनुशासन, अग्रवाल साहब, ये वित्तीय अनुशासन नहीं है, ये इसलिए क्योंकि आपका खर्च ही नहीं हुआ, आपका नॉन प्लान का काफी बड़ा पैसा बच गया और इसलिए आपने खर्च कम लिया। ऐसा नहीं है। देखिए, आप ये मान के चलिए, जैसा आपने एक विषय रखा, मैं आपके सामने वो उस विषय को जोड़ लेता हूँ कि हमें पिछला यदि कहीं से लोन लिया है और उसकी इसी ड्यूरेशन में उसकी ड्यू डेट है कर्ज चुकाने की, तो हम कर्ज चुकाना पड़ेगा, वो सरकार का कमिटमेंट रहता है, वो तो कमिटेड है, हम देंगे। अब वो चाहे हम लोन लेके दें, चाहे हम अपने सोर्सेज से दें। तो आप ये देखिए कि हर बार स्थिति में हमने इस बार लोन पहले की अपेक्षा कम लिया। अब इसलिए कि आपका बजट एस्टिमेट जा रहा है, जो टोटल एक्सपेंडिचर जा रहा है वो 71-72 हज़ार करोड़ का जा रहा है, आप खर्च 45,000 करोड़, तो आपके पास तो इतना बड़ा अमाउंट बच ही गया ना, तो उसके लिए तो आपको कर्ज लेना ही नहीं पड़ा। आप FRBM एक्ट के 3.5% तक तो ले सकते हैं, आप ले क्यों नहीं रहे? मैं तो कह रहा हूं लीजिए। 3.5% के दायरे में हमें लेना है। हाँ। उसी दायरे में रहना है, हम उसी दायरे में रखे हैं अपने आप को, ये बड़ी बात है। जो आपने 3.5% की बात की, उसी दायरे में आप अपने आप को रखे हैं, तो यही तो वित्तीय अनुशासन है ना। वो ठीक है, वो अनुशासन ठीक है, बट मेरा कहना है कि आप मैक्सिमम लेके आप अपनी रोड्स बनाइए, ब्रिजेस बनाइए, अर्बन सेक्टर पे खर्च करिए, हाउसिंग पे खर्च करिए, ये सारी चीज़ें। एक और बात, आपने कर्ज की बात की सर, एक और जो चैलेंज मैं देख रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको जाना, मैं बहुत कम संक्षेप में कहूँगा कि आपको एवरेज जो है वो 2021 से 2026 तक 5,348.13 करोड़ चुकाना है एवरेज। 2026-27 से 2030-31 तक आपको एवरेज 7,226.37 करोड़ कर चुकाना है। यानी आपको इतनी बड़ी किटी तो कर चुकाने और ब्याज चुकाने में चाहिए। तो फिर मेरा सवाल ये उठता है कि जो आपने शुरुआत में कहा कि आप ओवरऑल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, पैसा कहाँ से आएगा सर? देखिए, मैंने कहा कि अभी इस बीच में भी आपने यदि महसूस किया होगा, मैं फिर आपके सामने अपना विषय रख रहा हूँ
इस बार हमने, जैसा मैंने कहा, जीएसटी का कंपनसेशन खत्म होने के बावजूद 5.5 हज़ार करोड़ का एक वित्तीय भार आपको 15 फाइनेंस कमीशन से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट मिल रहा है, वो आपके लिए एक ऑक्सीजन है। करने के बाद भी यदि हम बाजार से पैसा कम उठा रहे हैं लोन के रूप में, यदि हम अपना वित्तीय अनुशासन के माध्यम से उस 3.5% के दायरे में अपने आप को रखे हैं, यदि हम सरकार का जो पैसा जिस प्रकार से सभी सोर्सेज को हम बढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप जहाँ तक जीएसटी की बात कर रहे हैं तो इस बार जीएसटी हमने बढ़ाया है। हमने चाहे उसमें बिल लाओ इनाम पाओ के माध्यम से या अन्य जो हमारे विभाग की जो लगातार की गई क्रियाएं हैं उसके आधार पे कहें, या अन्य सोर्सेज जो हमारे दूसरे विभाग हैं उनके साथ लगातार मेरी बैठकें हुई है, उसके आधार पे कहें, हमारा पहले की अपेक्षा कुछ तो हमारे यहाँ सुधार आया है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सुधार नहीं हम उस तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। यदि हमने यही सुधार अपने आप में लिया है, वित्तीय अनुशासन हमारा बना रहा, तो मान के चलिए कि जिस उत्तराखंड में लगातार एक ये चर्चा है कि साहब इनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, कैसे चलेगा, कम से कम उससे तो हम आगे बढ़ रहे हैं। बट सर ना, पॉलिटिकल क्वेश्चंस पे आता हूँ। कल कांग्रेस विधानसभा घेराव करने जा रही है, आपको लगता है ये बड़ा चैलेंज इस बार आपके लिए बजट सत्र होने जा रहा है? बिकॉज जो युवाओं की मांग है साहब, आप एक कानून लेके मजबूत लेके आए हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि साहब ये नकल का माफिया जो है ये तंत्र ख़त्म होना चाहिए। दूसरा उन्होंने कहा कि साहब ये जो भर्ती घोटाले हैं इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्या आप तैयार है, सरकार तैयार है विपक्ष के सवालों के जवाब देने के लिए, या वो जिन मुद्दों को लेकर आते हैं सदन में? देखिए, लोकतांत्रिक अधिकार है विपक्ष का अपने बात उठाने का, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जहाँ तक आपने कहा कि नकल अध्यादेश और युवाओं की बात, आप ये देखिए कि युवाओं के लिए जिस प्रकार से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से नकल के ऊपर चोट की है, नकल माफियाओं के ऊपर चोट की है। 60 से ज़्यादा लोग आज जेल में हैं, और उसके ऊपर हमने नकल अध्यादेश, जो कड़ा कानून, देश का पहला और इतना बड़ा सख्त कानून हमारे प्रदेश में लाया। जो लोग नकल माफिया की तरह यहाँ पे पनप रहे थे, वो सोच भी नहीं सकेंगे कि नकल उनको करानी होगी, सोच भी नहीं सकेंगे। इस प्रकार का कानून यदि लाया है तो सरकार का धन्यवाद किया जाना चाहिए। जहाँ तक बात आपने दूसरे मुद्दों की बात की है, सरकार पूरी तरह से तैयार है, उनके हर बिंदु पे हम लोग जवाब देंगे। वैसे तो आप देखिए कि कांग्रेस मुद्दाहीन आज की तारीख में है। अब ये इस प्रकार के मुद्दे, चाहे कोई भी मुद्दा उठाए, सरकार पूरी तरह से उनकी बात का जवाब। एक और बात आखिर में, आप ये जो गैरसैंण में आपको याद होगा पिछली सरकार ने कहा था कि हम 25,000 करोड़ खर्च करेंगे नियर अबाउट 10 ईयर्स में, यानी हर साल 2,500 करोड़ के आसपास। क्या इस ओर आप सोच रहे हैं? ये जो कमिटमेंट थी उस पे आप आगे बढ़ने की सोच रहे हैं? देखिए, ये जो गैरसैंण का जो हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था सरकार ने, हमारी माननीय त्रिवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री थे, और उन्होंने कहा था कि हम अवस्थापना के लिए यहाँ पे पूरा फोकस करेंगे। तो ये सरकार उस तरफ बढ़ रही है। हम बजट में भी उसमें प्रावधान कर रहे हैं। और वैसे भी गैरसैंण विकास परिषद जो हमारे माननीय अध्यक्ष विधानसभा की अध्यक्षता में, उसके लिए भी जो हमेशा एक बजट उसमें प्रावधानित है, वो उसमें लगता है। और पूरी तरह से सरकार ग्रीष्मकालीन राजधानी को उसके अवस्थापना के विकास के लिए कटिबद्ध। ये जो जोशीमठ या इस तरह के जो भी मामले आ रहे हैं सर, अभी एनजीआरआई की रिपोर्ट आई, इसरो की रिपोर्ट आई, सेंट्रल वाटर बोर्ड की रिपोर्ट आई, वाडिया इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट आई, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट आई, और सब ने संकेत ये दिए हैं कि भूस्खलन और भूकंप के लिहाज से हमारी स्थिति बहुत गंभीर है। आपको लगता है क्या विधानसभा में इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए, और हमें किस तरह से आगे बढ़ना है? क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, रोड मैप होना चाहिए, ये रोड मैप कम से कम तय हो? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा में जोशीमठ का मुद्दा तो उठेगा ही, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से इस जोशीमठ के प्रकरण पे हमारी सरकार ने गंभीरता से काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार उसमें मॉनिटरिंग करते रहे, 2 बार उनका विजिट भी हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार मुख्यमंत्री से संवाद करते रहे, टेलीफोन करते रहे, वहाँ के अधिकारीगण यहाँ आते रहे, और ये सारी रिपोर्ट्स के आधार पे ये तो मैं कह ही सकता हूँ कि हमारे वहाँ की जो बियरिंग कैपेसिटी है, उस आधार पे हमारे कुछ पहाड़ के एरियाज़ हैं जिस पे आज की तारीख में वो स्थिति बड़ी नाजुक है।
लेकिन सरकार पूरे पहाड़ पे आपने प्राधिकरणों को टाइट किया है कि हाँ भाई आप- बिल्कुल आप- बिल्कुल आप बिल्कुल रिलैक्सेशन मत दीजिए। नहीं, वो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, लगातार आप देख भी रहे होंगे, हम लोग उनको निर्देशित कर रहे हैं। तो इसके लिए तो सरकार पूरी तरह से गंभीर है। हम तो पूरे पहाड़ के इस प्रकार के जहाँ जहाँ शहर हमारे हैं उनके पर भी हम लोग सर्वेक्षण कराने का सोच रहे हैं, कि ताकि आने वाली स्थिति ऐसी न बने जैसी जोशीमठ की थी। लेकिन जोशीमठ की स्थिति के बारे में कह सकता हूँ, सरकार उसके लिए एक अच्छा जिस प्रकार से निर्णय यहाँ पे हमारे प्रदेश सरकार ने लिया है, केंद्र सरकार से हम उम्मीद कर रहे हैं, और इस बजट में हमने उसका जोशीमठ के लिए प्रावधान किया है। बहुत धन्यवाद अग्रवाल जी, और बहुत शुभकामनाएं आपको एडवांस बहुत में धन्यवाद। आपके बजट के लिए। प्रेमचंद अग्रवाल वित्त मंत्री, उनका ये कहना है विपक्ष के हर मुद्दे के सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं, और इस बार जो बजट आएगा उसमें आम जनता की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।